नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। अगर आपको मालूम हो कि आपकी हार तय है, फिर भी लड़ाई को बरकरार रखना बड़ी बात होती है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जीतने के लिए आपको हारना भी पड़ता है। ये सारी बातें इस वक्त विपक्ष के इंडिया के लिए है। दरअसल संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दांव चला है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। विपक्ष ने ऐसा क्या किया, अविश्वास की पूरी कहानी आपको बताएंगे। अब तक कितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, अब सबको एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप भारतीय संसद के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर एक नजर डालते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब कब अविश्वास प्रस्ताव आए, कैसे आए और उसके बाद उनका हुआ क्या। तमाम सारी चीजें जो आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लोकसभा में भी ये मंजूरी दी गई है और जब मंजूरी दी गई, वहां पर तमाम विपक्ष के लोगों ने हंगामा करने की कोशिश तो की, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा के अध्यक्ष ने यह मंजूरी दे दी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई दिनों से लगातार संसद में हंगामा चल रहा है और विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि संसद में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मणिपुर के मसले पर अपनी बात कहें, बयान दें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष संसद को नहीं चलने देगा। और आखिर ऐसी क्या बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बयान नहीं दे रहे हैं, वो मणिपुर की घटना के बारे में अपनी बात नहीं कह रहे हैं, सरकार का पक्ष नहीं रख रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब के बीच जब बात नहीं बनी तो अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो लोकसभा के अध्यक्ष ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। अब अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यह किसी भी सरकार के खिलाफ होता है और कैसे यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, इसको भी समझिए। अब तक इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यह दूसरी बार है जब अविश्वास प्रस्ताव आया है। अब तक करीब 30 बार, जब से सरकारें बनी है तब से 30 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रही तो उनके बाद 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, ये दूसरी बार है जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कहा, वो सुनिए। दर्शकगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। आपने सुना कि प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई है, लेकिन प्रस्ताव क्या होता है, यह कैसे पास किया जाता है और कैसे लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्या क्या होता है, इसे एक बार समझने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि संसद की कौन सी कार्रवाई है और यह कितनी महत्वपूर्ण है। कोई भी सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, पर
प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। 10 दिन के अंदर स्पीकर को सदन की बैठक बुलानी होती है। सदन यानी कि संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा के आखिर में प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देते हैं और चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराई जाती है। वोटों के आधार पर यह तय होता है कि प्रस्ताव गिरा या प्रस्ताव पास हुआ। अगर प्रस्ताव गिरता है तो सरकार के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, और प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार के लिए परेशानी की बात होती है और सरकार गिर जाती है, क्योंकि जो भूत में यानी कि पिछली सरकारों में कई ऐसी सरकारें हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो पास हुआ और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की किस किस तरह से तैयारी है, इसको लेकर हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई से खास बात की। उन्होंने आज इस बात पर सहमति बनाई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। कांग्रेस के लोकसभा में सांसद गौरव गोगोई जी ने इसको मूव किया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गौरव जी, आपने मूव किया, स्पीकर ने एक्सेप्ट भी किया, शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है 50 का, उससे ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। लेकिन बार बार लोग इसी सवाल को पूछते हैं कि जो नंबर गेम, क्योंकि पहले भी 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, उसके बाद बीजेपी के लिए हमारे नंबर्स बड़े थे, कहा नंबर्स आपके पक्ष में नहीं। देखिए, संख्या भले ही बीजेपी के पक्ष में हो सकती है, लेकिन मणिपुर के लोगों का विश्वास आज इंडिया अलायंस पर है, और इंडिया अलायंस इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ये कहना चाहता है कि हम मणिपुर के साथ खड़े हैं इस दुख के समय में, और मणिपुर के लोगों पर जो घाव लगे हुए हैं उस पर मरहम लगाने का काम हम करेंगे। बात अब सिर्फ मणिपुर की नहीं रह गई है, ये समस्या अब दूसरे प्रदेशों में भी फैल रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मामला बन गया है। इसीलिए इसको एक साधारण चर्चा, एक मामूली विभाग या मंत्रालय का विषय न बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को नेतृत्व लेना चाहिए, और उसी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए आज इंडिया अलायंस ने यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्थापित किया। लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे अगर आप देखिए तो इंडिया अलायंस जो है वो अपने नंबर्स प्रूव करना चाहता है कि कहाँ पर खड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी बहुत आश्वस्त है, उसको नंबर गेम का कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि 5 राज्यों के चुनाव के पहले एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है ये विपक्ष की भी। हम बार बार यही कह रहे हैं पहले दिन से कि हम मणिपुर में अमन और चैन चाहते हैं। मणिपुर में वापस पहले जैसे भाईचारा का एक वातावरण हम चाहते हैं। आज ये बात मिजोरम में मणिपुर के लोगों को मिजोरम छोड़ने को कहा जा रहा है। मिजोरम के जो लोग जो असम में हैं, आज उनको असम छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं? इससे पहले भी हमने उत्तर पूर्वांचल में ऐसे मुश्किल के घड़ी हमने देखे हैं। हर समय में देश का जो मुखिया होता है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, चाहे वह किसी भी दल का हो, वो जब भी देश के किसी भी कोने में जब मुश्किल आती है तो वो स्वयं नेतृत्व लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के बाहर बेबुनियाद बातें करते हैं, कभी राजस्थान की, कभी छत्तीसगढ़ की, कभी इंडिया मुहाजिदीन की कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की बात नहीं कर रहे। मणिपुर के अपने विधायकों से भी नहीं मिल रहे, मणिपुर जाने का समय भी नहीं उनको मिला है। तो इसीलिए बार बार ये मसला और खराब हो जा रहा है, और इसीलिए इंडिया आज अलायंस हमारे देश की अखंडता, उत्तर पूर्वांचल के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, और हम चाहते हैं कि शांति वापस आए और लोग अपने घाव को उसको संभाल कर आगे बढ़ पाए, उसी दिशा में हमारा ये अगला कदम है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रजत राकेश टंडन, हो गया, थैंक यू। उधर संसद में लगातार मणिपुर मामला और अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हमारे सहयोगी राकेश कुमार टंडन से बात की। सुनिए। इसके वरिष्ठ नेता शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर साहब, जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आज लाया गया, उसको लेकर आपके नंबर तो है नहीं, तो उसको लेकर ये तो हार जीत की विषय नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम हारने वाले हैं। नंबर आंकड़े नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे सारे मुद्दे, सारे विषय, देश की सारी समस्या हम संसद के मंच पे बता सकेंगे लोगों को, और ये चर्चा करने के बाद, बहस करने के बाद प्रधानमंत्री को ही जवाब देना पड़ेगा। तो अंत में जो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के बारे में बोले, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरीके से उनको करना ही पड़ेगा। तो यही काम हो गया ना। शशि जी, साफ तौर पे सरकार का कहना है
कि गृह मंत्री इस पर रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उसमें आखिरकार प्रधानमंत्री को ही लेकर इतनी की। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो प्रधानमंत्री ही नॉर्मली बोलते हैं। हाँ, नो कॉन्फिडेंस में तो उनकी है ही सरकार है जिसपे विश्वास बोल रहे हैं, तो नेचुरली उनको डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे मणिपुर चर्चे पे, अगर प्रधानमंत्री आके जो वो माध्यमों के लिए बोलने के लिए तैयार है, जो अगर अपनी ही संसद को बता दिए, उसके बाद तो चर्चा सुनने के लिए और जवाब देने के लिए गृह मंत्री बैठ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी नहीं आएगा, ये मानना बहुत मुश्किल है। उनका ही सभा है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यानी कि शशि थरूर ये मान चुके हैं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है, बावजूद इसके हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में अपनी बात करें और हम उसमें सफल हो जाएंगे। असल में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे की वजह क्या है, जो मैंने आपको बताई, लेकिन कुछ और वजह भी है, वो बताई मनीष तिवारी ने। सुनिए। करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी, मनीष जी, स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, कहा आप प्रूव करिए। 100 से ऊपर एमपीज जो थे वो भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं डिस्कशन करूंगा। बीजेपी कह रही है कि जो कॉन्फिडेंस है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे भारत की जनता का, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है। अब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी और मणिपुर को मुख्य रखते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया है क्योंकि वहाँ पे परिस्थितियाँ बड़ी संवेदनशील है। तो जब संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होगी तो हम जो अपनी बात है वो लोगों के समझ एक सवाल और है, पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद बीजेपी कह रही हमारा नंबर बढ़ा है, का इस बार लाए 24 में और बम्पर बढ़ेगा। तो ऐसा है कि 24 में जनता तय करेगी। अभी जो मणिपुर की परिस्थिति है जहाँ पे संवैधानिक ब्रेकडाउन हुआ है, उस संवैधानिक ब्रेकडाउन को संज्ञान में रखते हुए सामूहिक विपक्ष आज ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। तो विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव तो ला लिया गया है, लेकिन नंबर गेम क्या है? विपक्ष बहुत पीछे है, जिसका मतलब विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। आपको एक नंबर गेम दिखाता हूं, क्योंकि संसद में एनडीए और विपक्ष के एनडीए में दम कितना है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाता हूं, उसे आप समझिए और उसके बाद आप ये जान जाएंगे कि आखिर नंबर गेम क्या है, किसके पास कितने सांसद हैं और किसके पास कितनी ताकत है। देखिए, एनडीए 329 सांसद एनडीए के पास है। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री, उनका फोटो बना हुआ है। बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। एआईएडीएमके जो कि दक्षिण की तमिलनाडु की है, 1 सांसद उनके पास है। आरएलजेपी पारस पासवान, उनके 5 सांसद हैं। अपना दल एस अनुप्रिया पटेल 2 सांसद हैं और अन्य 7 सांसद हैं। कुल मिलाकर जो संख्या बल है वो हो जाता है एनडीए का 329। अब बात करते हैं हम विपक्ष की। मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो लगा हुआ है। यहां पर इंडिया जो एक नया गठबंधन बना हुआ, पहले यूपीए 1 यूपीए 2 था और अब ये हो गया है इंडिया। तो अब आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का जो गणित है, कांग्रेस के पास 49 लोकसभा के सांसद हैं, टीएमसी के पास 23 सांसद हैं, एनसीपी के पास 5 हैं, सीपीएम के पास 3 हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 हैं, डीएमके के 24 हैं और जेडीयू के 16 हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं, अन्य 10 सांसद हैं। इनके पास कुल संख्या है 142, यानी कि 329 के आगे 142 आप समझ सकते हैं। अब ऐसी स्थिति को आप समझिए कि आखिर नंबर कहां है। प्रस्ताव गिरना तय है क्योंकि आपके पास आधे से भी, जितनी उनकी संख्या उसमें आधे से भी कम सांसद हैं। लेकिन मकसद कुछ और है। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, एक बार इसे सुनिए और समझिए। कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। तो संसद के बढ़ते गतिरोध पर सरकार का क्या रुख है?
आगे का क्या प्लान है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी विनय बीजेपी सांसद रवि किशन से खास बात की सुनी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद रवि किशन जी आज आपने सुबह देखा होगा हाउस की प्रोसीडिंग्स पे कांग्रेस ने मूव किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको एक्सेप्ट किया चाहिए। बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, ये उनकी छटपटाहट है, लेकिन कर लेने दीजिए, इसमें कोई बात नहीं। पता चल रहा है कि उन लोग हार रहे हैं और अपनी हार की छटपटाहट में ये कहते हैं ना कि लास्ट ब्रेथ जब रहता है तो हाथ पैर मारते हैं, बजाय इसके कि अच्छे से चर्चा करते, बजाय इस पर कि मणिपुर की जो दुखद घटना पर उस पर चर्चा करते, बात करते। ठीक है, तो अभी इसमें आए तो उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे, नो प्रॉब्लम, वी वेल एक्सेप्ट। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व तैयार है हर तरीके के जरिए, इनका जो मन है। इससे ये बता रहे हैं देश की जनता में बहुत गलत संदेशा जा रहा है कि विपक्ष कितना कमजोर है, दिशाहीन है, और ये कि जो हम बात नहीं करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम चाहते थे प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई दें, स्टेटमेंट नहीं दिया, इसलिए हम ये लाए, संख्या बल नहीं है। चर्चा करना, लोकसभा अध्यक्ष ने बात किया, हर बात पे जिद लेके बढ़ जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इस पर चर्चा होती, राजस्थान पर चर्चा होती, बंगाल पर होती, छत्तीसगढ़ पर चर्चा होती, कहाँ कहाँ बलात्कार, अत्याचार, दलितों पे जो भी बेटियों पर अत्याचार होगा, एक लंबी चर्चा का विषय था। उसको चर्चा को एक मैटर को सॉल्व करना था जो सेंसिटिव था सभी लोगों के लिए। वहाँ पे लोगों ने अपने ब्रेनलेस होने की का सबूत दे दिए, और इससे पता चलता है कि अपोजिशन कितना ब्रेनलेस है, कितना दिशाहीन है, इनको न देश से मतलब था, न पहले था, न अब है, न इनको आने वाले समय में देश से मतलब है। इनको तमाशबीन बने हुए, और इनका तमाशा देखिएगा 2 दिन में फिर होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश, इंडिया न्यूज। इस मसले पर कानून मंत्री का बयान भी काफी अहमियत रखता है, तो अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा, एक बार उसे भी सुनिए। आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी, तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा यही है कि भाई जब आपके पास नंबर गेम नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद क्या है। अब आपको यह भी समझाते हैं, विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसका मकसद क्या है, क्योंकि हार तो तय है, क्योंकि आपके पास सांसद नहीं है। फिर मकसद क्या कहता है यह समझने की जरूरत है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी को बोलना होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को बोलना होगा, और विपक्ष यही चाहता है। साथ ही विपक्षी एकजुटता की एक तस्वीर साफ हो जाएगी। कोई कहीं भाग तो नहीं रहा, पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं खेल रहा, तो सारे जो विपक्षी इंडिया करके जो विपक्षी दलों ने संगठन बनाया है उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी कि हकीकत में सारे लोग साथ हैं या नहीं हैं। जो ना तो एनडीए में हैं और ना इंडिया में हैं वो क्या करेंगे इसका भी पता चल जाएगा। वो विपक्ष के साथ जाएंगे या सरकार के साथ जाएंगे या सदन से बाहर चले जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे, तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। अब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी की राय क्या है ये भी जानना जरूरी है। राकेश कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उन्होंने बात की, उनसे सुनिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। प्रोफेसर साहब, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, क्या नंबर गेम तो है नहीं आप लोगों का? मणिपुर पर जब कोई चर्चा ही नहीं कराना चाहता है तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के, लोकसभा विपक्ष के पास एक ऐसा अस्त्र होता है जिस पे प्रधानमंत्री बोलने को विवश हो। अच्छा, तो यही मकसद है? ये क्या मतलब, मणिपुर चर्चा कोई मामूली मकसद है? देश की एकता और अखंडता को बचाने का कार्य है। लेकिन प्रोफेसर साहब, केंद्रीय गृह मंत्री ने कल पत्र लिखा राजसभा नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा कराइए। विपक्ष कह रहा है वो नहीं आप लोग कहोगे, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री दें जवाब उसका, ये कह रहे कि हम जवाब दें। ये भाई मामला सामान्य नहीं है, ये असामान्य है।
आप देख रहे हैं कि मणिपुर पर ये की चुप्पी जो है उसका असर अब मिजोरम पे होने लगा, उसका असर नागालैंड में होने लगा। 20 वर्ष बाद तो स्थिति सामान्य हुई थी। अब इनको सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री को बचाए रखने के लिए देश की एकता को दांव पे लगा रहे हैं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चूंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी गुस्से में है। अब इसी मसले पर राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। हमारे साथ आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी। राघव जी, जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन ग्राउंड में जो स्थिति है, संख्या बल तो नहीं है, लेकिन क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बहुत ही वाजिब संसदीय हथियार है जो आज इंडिया अलायंस ने इस्तेमाल किया है। एक वो बाण है हमारे तरकश का जो आज हमने चलाया है, और उस बाण के जरिए एक विस्तार चर्चा लोकसभा के भीतर होगी। देश के कई ज्वलंत मुद्दों पे आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात, सरकार को सदन के भीतर आकर आवाज़ सुननी पड़ेगी लोगों की, जनप्रतिनिधियों की, और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। ये 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से हासिल होंगे। मोशन रहेगा, नहीं रहेगा, गिरेगा, चलेगा, सफल होगा, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो अब यह समझने की जरूरत है कि जितने भी अविश्वास प्रस्ताव अब तक आए हैं, किस सरकार के खिलाफ, किस प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव आए। आपको बताते हैं कि अब तक किस किस प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया है, और जैसा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव सरकार के खिलाफ भी 3 अविश्वास प्रस्ताव आए। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 2 अविश्वास प्रस्ताव आए, और इसके साथ साथ राजीव गांधी के खिलाफ 1 अविश्वास प्रस्ताव आया। राजीव गांधी के खिलाफ 1 और वीपी सिंह के खिलाफ 1 अविश्वास प्रस्ताव आया। चौधरी चरण सिंह के खिलाफ भी 1 अविश्वास प्रस्ताव आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ भी 1 अविश्वास प्रस्ताव आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि 2 अविश्वास प्रस्ताव है। अब अविश्वास प्रस्तावों से कितनी सरकारें गिरी, जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रहा था, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, लेकिन इतिहास को देखेंगे तो आज के अविश्वास प्रस्ताव को मिलाकर अब तक 30 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। लेकिन सरकारें कितनी गिरी हैं? सिर्फ 3 सरकारें अविश्वास प्रस्तावों से गिरी हैं। कौन कौन सी सरकारें हैं, यह भी देखने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी सरकारें थी जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए और गिर गई। 1990 में वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पक्ष में, यानी कि सरकार को बचाने के लिए 152 वोट पड़े, और सरकार के खिलाफ 356 वोट पड़े और सरकार गिर गई। 1997 में HD देवेगौड़ा, उनकी सरकार थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पक्ष में, यानी कि सरकार के पक्ष में 190 सांसदों ने अब बटन दबाए, और विपक्ष में 338 सांसदों ने बटन दबाए और सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999, सभी को याद होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पक्ष में कितने वोट पड़े? 269, यानी कि सरकार बचाने से 3 वोट कम, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो आपके सामने ये 3 सरकारें हैं कि कैसे गिरी 3 सरकारें। और आखिरी जो सरकार गिरी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हालांकि उसके बाद कुछ दिनों बाद वो सरकार दोबारा वापस गिर गई। अब तमाम बातों के बीच 2018 में भी विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि वो 2024 में फिर से प्रस्ताव लेकर आएंगे। किसके लिए कहा? विपक्ष के लिए। क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पहले से ही सही साबित हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त क्या कहा था, पुराना बयान है उनका, उसे एक बार गौर से सुनिए। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। अब आप सोचिए कि पहले इस बात का जिक्र कर दिया गया था। मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि 2018 में जब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो उस वक्त आंकड़े क्या थे, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ। 225 वोट नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में पड़े थे। आंकड़े आपके सामने। और 325 और 126 वोट यूपीए के पक्ष में पड़े थे। ये आपके सामने आंकड़े हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव 2018 में आया, 325 वोट पक्ष में पड़े थे सरकार के और विपक्ष में 126 वोट पड़े। उस वक्त यूपीए था और वो प्रस्ताव गिर गया। और उसी वक्त आप जो बात सुन रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि आप 2024 में और लेके आइएगा, एक और प्रस्ताव लेके आइए, ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे। वो इसलिए कह रहे थे कि दूसरी नहीं, तीसरी मेरी सरकार बनेगी, तीसरी बीजेपी की सरकार बनेगी और उसके बाद आप एक और लेकर आए। प्रस्ताव कटाक्ष था। उसके बाद सदन में ठाके भी लगे। लेकिन जनता क्या कहती है? असल में मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं से हुई दरिंदगी को लेकर संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष की जिद पर बीजेपी सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। नतीजा, दोनों सदनों में हंगामा और सिर्फ हंगामा हो रहा है। कई जरूरी बिल आने हैं, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ रही है। संसद के कामकाज ठप है। इंडिया न्यूज ने संसद में हंगामे को लेकर एक सर्वे कराया है, लोगों की राय जानने की कोशिश की। सर्वे 26 जुलाई यानी कि आज ही का है और सैंपल साइज इसका है 517। पहला सवाल जो हमने लोगों के सामने रखा कि मणिपुर मसले पर संसद में हंगामा लगातार जारी है। चर्चा से कौन भाग रहा है? लोगों की राय इस पर निकल कर आई। सत्ता पक्ष 45.13%, विपक्ष 45.58%, कह नहीं सकते या पता नहीं है 9.29%। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या गृह मंत्री की अपील पर विपक्ष को संसद का गतिरोध खत्म कर देना चाहिए? हां कहने वाले लोगों की राय 71.90%, ना कहने वाले लोगों की राय 22.35%, कह नहीं सकते या पता नहीं है 5.75%। एक और सवाल हमने पूछा, मणिपुर हिंसा की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? कुकी मैतई का झगड़ा 10.62%, ये लोगों की राय। राज्य सरकार की चूक हुई 51.55%। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ मणिपुर में 24.12%। इनमें से कोई नहीं 7.52%, कह नहीं सकते या पता नहीं है 6.19%। एक और सवाल, मणिपुर पर आक्रामक राहुल गांधी क्या बंगाल, राजस्थान में महिला अपराध पर चुप्पी साध देते हैं? हां कहने वाले लोगों की राय 59.74%, ना कहने वाले लोगों की राय 32.96%, कह नहीं सकते 7.30%। ये तमाम सवाल हमने लोगों के सामने रखे। लोगों की क्या राय रही, ये हमने आपको बताई, क्योंकि मणिपुर पर पूरे देश में हंगामा है। पूरे देश में चर्चा इस वक्त मणिपुर को लेकर चल रही है, क्योंकि वहां पर जो हिंसा है वो कम नहीं हुई है।
प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने भी प्रयास किया, केंद्र सरकार ने भी प्रयास किया, पैरा मिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगी हुई है, सेना वहां पर लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके हिंसा कम नहीं हो रही है। और उसी का असर संसद में दिखाई दे रहा है कि संसद नहीं चल पा रही है, क्योंकि विपक्ष के सभी सांसद ये कह रहे हैं कि जनाब, सदन के बाहर तो मणिपुर का जिक्र देश के प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन सदन में आकर इस बात का जिक्र वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस खबर और बात करते हैं, आज एक नई शुरुआत हुई है, इसे हम शान-ए हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। देखिए, तो आखिर वो वक्त आ ही गया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया है। दरअसल G20 समिट की मेजबानी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। प्रगति मैदान में बनाया गया ITPO कॉम्प्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला है। हाल ही में इसे रीडेवलप किया गया। सबसे अहम बात यह है कि सितंबर में होने वाली G20 नेताओं की बैठक इसी कॉम्प्लेक्स में होगी। ये कॉम्प्लेक्स भारत की सबसे बड़ी MIC यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के लिए उभरा है। गौरव की बात यह है कि रीडेवलप और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया की टॉप 10 प्रदर्शनी और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में भी शामिल हो गया है। ये कॉम्प्लेक्स जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वर्सेशन सेंटर NECC को टक्कर दे रहा है और इसकी भव्यता साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं G20 की मेजबानी ये करेगा। इसके साथ साथ 123 एकड़ में फैला हुआ ही ये एम्फीबी थिएटर यहाँ पर मौजूद है। आधुनिक कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर है। 6 साल में ये बनकर तैयार है और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इसमें मौजूद है। तो प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बड़ी बातें रही। वो बड़ी बातें क्या हैं? इन्हें एक बार समझिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 चुनाव में तीसरा टर्म आएगा। दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भारत होगा। दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय और देश का सपना साकार होता दिख रहा है। भारत मंडपम देखकर हर भारतीय खुश है। विरोध वाली टोली भी भारत मंडपम को स्वीकार करेगी। विकसित होने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है और बड़ा सोचना भी होगा। आज देश में सबसे बेहतर निर्माण हो रहा है। भारत के विकास की यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो लाइन का काम हो रहा है। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और पिछले 9 साल में बनाई नीति से देश सही दिशा में जा रहा है। देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। देश विकास के पथ पर चल रहा है। ये वो बातें हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्वेंशन सेंटर में कही हैं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों,
थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि सरकार की बनाई गई नीति और इसके लिए फैसलों से देश आगे बढ़ रहा है। सुनिए। पिछले 9 साल में भारत में करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। दो 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर, किलोमीटर मत समझना, सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। 2014 से पहले देश में 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 से पहले देश में करीब करीब 70 के आसपास ही हमारे एयरपोर्ट थे, 70। आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपास पहुंच रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश से गरीबी मिट रही है। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। सुनिए। भारत गरीबी दूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। और मेरे इस विश्वास के पीछे जो आधार है वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 5 साल में। और भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि भारत में अति गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो खत्म होने के कगार पर हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने ढांचागत निर्माण को देश के विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा स्टेडियम से लेकर सबसे बड़ा ब्रिज तक भारत में, ये देश के विकास की एक अलग पहचान है। सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी भारत में है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना बड़ा काम हो रहा है। साथियों, आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है।
अब आईईसीसी की बुनियादी स्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस कन्वेंशन सेंटर की खासियतें क्या क्या है। इसे एक बार गौर से समझिए। कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस की क्षमता करीब 5,500 लोगों की है। आईईसीसी को वैश्विक स्तर पर मेगा सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और सांस्कृतिक समारोहों के लिए मेजबानी के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। आईईसीसी में 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक शानदार एम्पी थिएटर भी है, जो कि 3 पीवीआर थिएटर्स के बराबर है। इस एम्पीवीआर थिएटर में प्रदर्शनी, सांस्कृतिक शो और मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। आईईसीसी में विजिटर्स की सुविधा का भी खास ख्याल रखा गया है। 5,500 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। सिग्नल फ्री सड़कें भी हैं। बिना किसी परेशानी के लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, आईईसीसी में प्रदर्शनी हॉल, प्रोडक्ट, इनोवेशन और आइडिया को शेयर करने के लिए 7 इनोवेटिव स्पेस भी बनाए गए हैं। अत्याधुनिक हॉल लोगों के लिए कंपनियों को अपने अपने टारगेट ऑडियंस के साथ जुड़ने, बिजनेस ग्रोथ और नेटवर्किंग के अवसरों का भी ये बढ़ावा देता है। ये इस कॉम्प्लेक्स की खासियत है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तमाम खासियतों के बीच के 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, इसमें बैठने की क्षमता इसमें है। आईईसीसी में कर सकते हैं आप मेगा इवेंट, ये भी कर सकते हैं। वहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए परफेक्ट है ये आईईसी सेंटर, और इसमें शानदार एम्पी थिएटर है, यानी कि 3 पीवीआर थिएटर्स के बराबर है ये एम्पी थिएटर। और एम्पी थिएटर में 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता भी है। एम्पी थिएटर में प्रदर्शनी, सांस्कृतिक शो भी हो सकेंगे। 5,500 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था इसमें रखी गई है, क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन और इतनी बड़ी व्यवस्था होती है तो पार्किंग की खास व्यवस्था होनी होती है, वरना तमाम सारी चीजें चरमरा जाती हैं। वहीं आईईसीसी तक पहुंचने के लिए सिग्नल फ्री सड़कें भी बनाई गई हैं। आईईसीसी में 7 इनोवेटिव स्पेस भी रखे गए हैं और इसलिए इसकी भव्यता देखते ही बनती है। वहीं G20 समिट से पहले भव्य आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हवन और पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हवन और पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कॉम्प्लेक्स तैयार करने में जुटे सभी मजदूरों से मुलाकात की, उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्रमिकों से भी बात कर रहे थे। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रगति मैदान को नया रूप देने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। आईटीपीओ को एक नया कॉम्प्लेक्स आने वाले सितंबर में G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आज सुबह हवन पूजन कार्यक्रम हुआ था और अब शाम को एक बार फिर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नए भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। इस दौरान करीब 1,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तो आपके सामने नए भारत निर्माण की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप देखें, वॉर मेमोरियल की तस्वीरें देख सकते हैं। उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, राष्ट्र को समर्पित किया। नई संसद भी बनी, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और देश को समर्पित किया गया। कन्वेंशन सेंटर, जिसको आज सुबह पूजन हुआ, हवन हुआ और शाम को एक कार्यक्रम इसमें रखा गया है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, विंडो के जरिए आपके सामने बनी हुई हैं। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जिन बात का जिक्र किया, उसमें किस तरीके से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उन बातों का भी जिक्र किया गया।